हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायनेमिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल। मतलब किसी भी कण की गतिकी का अध्ययन करना कि कोई भी पार्टिकल किस प्रकार से गति करता है, उस गति के दौरान उसके वेग, त्वरण, उसका बल, ये सारी ज्ञात करना, विस्थापन ज्ञात करना। तो पहला टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन कि कण है वो गति किस प्रकार से कर सकता है। वो गति उसकी कई प्रकार की होती है। पहली होती है सरलरेखी गति, मान लो वो एक कण है वो एक सरलरेखा में गति करे। दूसरी प्रकार की गति होगी एक प्लेन में गति, मतलब एक समतल में गति करे। तो उस दौरान उसके वेग है, त्वरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक हम स्पेस में गति करे जिसको हम बोलते हैं 3D गति, जिसमें उसमें तीन दिशाएं होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पहले हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। तो माना एक पार्टिकल है वो बिंदु O से गति करता हुआ चल रहा है। प्रारंभ में वो O से गति करता है, किसी समय T पर वह बिंदु P पर पहुंच जाता है। उस दौरान उसके द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन है वो x हो जाएगा। फिर बिंदु P से वह बिंदु Q तक जाता है। इस दौरान उसमें वो समय लेता है डेल्टा T, और उस दौरान उसको दूरी वो तय करता है डेल्टा x। अर्थात डेल्टा T समय अंतराल में उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन है वो डेल्टा x हो गया। तो देखो डेल्टा T समय अंतराल में उसका जो विस्थापन है वो हो जाएगा डेल्टा x, क्योंकि हमें बिंदु P से Q तक की गति के दौरान उसमें समय लेता है डेल्टा T और विस्थापन हो गया डेल्टा x। अब औसत वेग, वो औसत वेग क्या हो जाएगा, डेल्टा T समय अंतराल में औसत वेग हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, वो हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा T। या ये कहते हैं डेल्टा T समय अंतराल में विस्थापन में परिवर्तन की दर, वो कहलाता है औसत वेग। अब हमें बिंदु P पर वेग ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु Q को P की ओर अग्रसर करते हैं, अर्थात डेल्टा T समय का मान है वो 0 की ओर अग्रसर होगा। तो जो वेग होगा वो बिंदु P पर वेग होगा। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा T टेंस टू 0 लेने पर तो उसका वेग हो जाएगा बिंदु P पर, वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू आ जाएगा dx अपॉन dt, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं x डॉट। अगर समय के सापेक्ष कोई अवकलन हो तो उसको डॉट के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो बिंदु P पर कण का वेग क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू x डॉट। अर्थात अगर कोई कण सरल रेखा में गति करता है तो उसका वेग हो जाएगा dx अपॉन dt। ये तो हो गया बिंदु P पर वेग। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु P पर उसका कण का त्वरण। तो देखो मान लेते हैं बिंदु P पर कण का वेग है v और Q पर है वेग हो जाएगा Q प्लस डेल्टा v। ठीक है, क्योंकि P पर हमने वेग ज्ञात कर दिया, इस वेग का नाम हमने दे दिया v बराबर हो गया dx अपॉन dt। तो बिंदु P पर वेग हो गया, मान लेते हैं v, और Q पर वेग है v प्लस डेल्टा v। तो डेल्टा T समय अंतराल में वेग में परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग है v प्लस डेल्टा v, उसमें प्रारंभिक वेग घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा v। तो डेल्टा T समय अंतराल में कण के वेग में परिवर्तन हो गया डेल्टा v। अतः कण का त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू आ जाएगा dv अपॉन dt। अतः बिंदु P पर कण का त्वरण क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। अगेन इसको और सरल करें तो मान लेते हैं त्वरण को हम f से डिनोट कर रहे हैं। तो त्वरण f इज इक्वल टू आ जाएगा dv अपॉन dt। और चूंकि v का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, v इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन dt। तो यह आ जाएगा d अपॉन dt, v का मान रख देंगे dx अपॉन dt, और इज इक्वल टू आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो कण का त्वरण है वो dv अपॉन dt भी होता है। अगर हमें वेग दिया हुआ हो और त्वरण पूछे
तो फॉर्मूला होगा dv अपॉन dt। अगर विस्थापन दे रखा हो तो उसका त्वरण हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। इस त्वरण को एक दूसरे फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। ये जो dv अपॉन dt है, dv अपॉन dt, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dv अपॉन dx और dx अपॉन dt। तो हमने इसका अवकलन कर दिया, v का x के सापेक्ष, x का है t के सापेक्ष। तो देखो dx अपॉन dt का मान क्या हो जाएगा, v। तो यह आ जाएगा dv अपॉन dt इंटू v इज इक्वल टू आ जाएगा v, सॉरी ये x आएगा v dv अपॉन dx। तो ये हो जाएगा त्वरण का फॉर्मूला। तो किसी बिंदु P पर कण का वेग हमने ज्ञात किया, क्या, dv अपॉन dt या x डॉट, और कण का त्वरण बिंदु P पर क्या हो जाएगा, या तो dv अपॉन dt या d2x अपॉन dt स्क्वायर या फिर v dv अपॉन dx। तो बिंदु P पर कण का हमने वेग भी ज्ञात कर लिया और त्वरण भी ज्ञात कर लिया। किस दौरान, जब कण किस प्रकार की गति करे, सरल रेखीय गति या कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब इसी मेथड के आधार पर हम एक सवाल हल करते हैं। तो वो सवाल ये है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक कण है वो सरल रेखा में गति कर रहा है, इन टाइम t सेकंड, मतलब t सेकंड में, मतलब जो समय है वो सेकंड में लिया गया है, और वो क्या दे रखा है, कितनी दूरी चल रहा है, t समय बाद x इज इक्वल टू टू टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6 मीटर, मतलब t समय पश्चात कण है वो इतना मीटर चलता है। फाइंड व्हेन इट्स एक्सेलरेशन, उसका त्वरण ज्ञात कीजिए जब विल बी जीरो, और उसका त्वरण ज्ञात करना है जब वो जीरो होता है। जीरो किस समय पर वो त्वरण जीरो होता है वो ज्ञात करना है। एट व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, और उस दौरान उसका वेग क्या होगा, एट दैट टाइम, उस समय पर उसका वेग क्या होगा। तो देखो हमें क्या दे रखा है इस सवाल में, एक तो दे रखा है ये विस्थापन, t समय पर उसका विस्थापन दे रखा है। हमें क्या पूछ रहा है, त्वरण का मान किस समय पर जीरो होता है वो ज्ञात करना है। दूसरा हमें ज्ञात करना है उसका वेलोसिटी क्या होगा उस समय, वो ज्ञात करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डिस्टेंस दे रखा है x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6, समीकरण नंबर 1। ये हमें क्या दे रखा है, विस्थापन, ठीक है, क्योंकि x को हम विस्थापन के नाम से डिनोट करते हैं, और ये दे रखा है t समय पर इसका विस्थापन, जहां पर समय है वो सेकंडों में दिया हुआ है, और विस्थापन दे रखा है मीटर में। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वेग और त्वरण। पहले हमें त्वरण ज्ञात करना है और उस समय पर ज्ञात करना है जिस पर त्वरण जीरो होता है। इसके लिए इसका हम एक बार अवकलन करेंगे, फिर 2 बार अवकलन करेंगे। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब एक बार अवकलन करते हैं विस्थापन का तो हमारे पास क्या आता है, वेग v इज इक्वल टू आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12, समीकरण नंबर 2। अगेन समीकरण 2 का फिर से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, त्वरण f इज इक्वल टू आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर या dv अपॉन dt। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 12t प्लस माइनस 18, समीकरण नंबर आ जाएगा 3। तो देखो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, फाइंड व्हेन इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो, हमें कब इसका त्वरण जीरो होगा वो ज्ञात करना है। तो देखो जब त्वरण हो जीरो, त्वरण एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू जीरो, f का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, वो क्या है 12t माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। इस माइनस 18 को इधर ले जाएंगे, 12 का इधर भाग लगा देंगे तो t बराबर आ जाएगा 18 अपॉन 12, दोनों में 6 का भाग देंगे, 6 × 18, 6 × 12,
तो t बराबर आ जाएगा 3/2 सेकेंड। तो इस समय पर कण का त्वरण है वो 0 होगा, ये हमने ज्ञात कर लिया। और यही हमें पूछा है फाइंड व्हेन इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसी समय पर व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट दैट टाइम, इसी समय पर इसका वेग क्या होगा। तो देखो वेग का फॉर्मूला हम ज्ञात कर चुके हैं। तो वेग वेलोसिटी v इज इक्वल टू 6t² माइनस 18t प्लस 12। अब t की जगह क्या रख देंगे हम 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 18 गुणा 3/2 प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 गुणा यह आ जाएगा 9/4 माइनस 9 दूनी 18, तो यह आ जाएगा 27 प्लस 12। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 3 3 दूनी 6, तो 9 3 27, तो यह आ जाएगा 27/2 और 27 में से 12 गया कितना हो गया -15, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की, तो यह आ जाएगा अगेन लघुत्तम लेंगे 2 का 15 दूनी 30, 30 में से 27 गए तो हमारे पास आ जाएगा -3/2, या ये कहते हैं -1.5 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारे पास वेग आया। इसका मतलब वेग की दिशा इस दौरान किधर होगी, विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह बता रहा है क्या कि वेग, अगर कण इधर गति कर रहा है तो वेग की दिशा क्या होगी, उसके विपरीत दिशा में। अतः इस दौरान या ये कहते हैं t बराबर 3/2 समय पर, या ये कहते हैं जहां पर त्वरण 0 हो उस दौरान कण का वेग हो जाएगा -1.5 मीटर प्रति सेकंड।